नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टियों में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसी को लेकर विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बच्चों में रचनात्मक के लिए सकारात्मक और नवाचारी की पहल की। और बता दें कि बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग तक बच्चे खुशनुमा माहौल में खेल खेल में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सीखने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश को छत्तीसगढ़ के स्कूलों के माध्यम से अभिभावकों और शिक्षकों तक पहुंचाने का ये अनूठा तरीका है। स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया गया। तस्वीरें रायपुर से हैं, जहां बच्चों में छुपा हुनर निकला बाहर और बच्चे खेल खेल में अपने हुनर से वाकिफ हो रहे हैं। और साथ ही स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़ के बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों में छुपा हुनर बाहर निकल रहा है। विभाग के सचिव ने की पहल। तस्वीरें रायपुर से हैं, जहां पर स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया। बच्चों में छुपा हुनर बाहर निकल रहा है। लगातार बच्चे काफी संख्या में समर कैंप में हिस्सा ले रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं समर कैंप में। और साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरें रायपुर से है, जहां पर विभाग के सचिव ने एक पहल की है। स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया गया। बच्चों में छुपा हुनर बाहर निकला। विभाग के सचिव ने की पहल। रायपुर की तस्वीरें हैं, स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिला के टोल नाका के पास बाइक सवार युवक से लिफ्ट लेकर अपहरण कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपियों से लूट में उपयोग किए गए बाइक के साथ 1 लाख रुपए का सामान भी जब्त किया। वहीं उप पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया और 3 लोगों के द्वारा घटना को अंजाम देने की भी जानकारी दी गई, जिसमें एक फरार आरोपी भी नाबालिग है और साथ ही जो पहले भी लूट की घटना को अंजाम दे चुका है। पंद्रह तारीख को रात्रि करीब 11 बजे प्रार्थी दीपक भूमिहार, जो सकरी जिले बिलासपुर का रहने वाला था, चांपा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साथ नेशनल हाईवे में अर्जुनी टोल प्लाजा के बाद 3 अज्ञात युवकों के द्वारा चाकू दिखाकर उसी मोटरसाइकिल में उसको बैठाकर कुसमुंडा गांव ले जाया गया, जहां उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, उसके गले में पहने हुए चांदी का चेन तथा उसके पास रखे हुए कुछ सोने के आभूषण को लूट के ले जाया गया है। पुलिस के द्वारा तत्काल उसमें छानबीन शुरू की गई। घटना स्थल अकलतरा का था, तो अपराध पंजीबद्ध अकलतरा में करने के पश्चात तकनीकी आधार पर तथा वीडियो फुटेज के आधार पर जांच में जो है मोबाइल का लोकेशन पता चलने पे आरोपी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा इस मामले में तीसरा जो आरोपी, जो नाबालिग है, वो फरार है। उसकी पतासाजी जारी है। उम्मीद है बहुत जल्द उसे भी हिरासत में ले लिया जाएगा। कितने किलो थी और जो आरोपी हैं उनसे क्या संतोष? मामले में जो अनुमानित जो मूल्य था मोटरसाइकिल और जो ऑर्नामेंट थे, उसका मूल्य लगभग 1 लाख रुपए था। आरोपियों कुछ पुराना जो आरोपी अभी अरेस्ट हुए हैं, उनके पूछताछ में तो उनके भी कुछ पुराना जो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तथा जो तीसरा जो संघर्ष बालक जो फरार है, उसके विरुद्ध पूर्व में लूट के FIR। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई क्षेत्र में एक पत्नी ने पति के रोक टोक से परेशान होकर उसकी हत्या की प्लानिंग बना ली। अपने मुंह बोले भाई और उसके 2 दोस्त को इस प्लानिंग में शामिल किया गया और महज 50,000 में पति को मौत के घाट उतारने का सौदा तय कर दिया गया। और दरअसल
नेवई थाना क्षेत्र के 112 पेट्रोलिंग यूनिट रोजाना अपने गश्त के दौरान मरोदा डैम पहुंची। पेट्रोलिंग के दौरान देखा गया कि खून से लथपथ एक युवक जमीन पर पड़ा था और पास में खड़ी महिला से पूछने पर उसने अपना पति बताया। पत्नी ने बताया कि कुछ युवक आए और चाकू से वार कर फरार हो गए। जब घायल पति होश में आया तो उसने बयान दिया कि उसकी पत्नी ने उसे मारने की साजिश की। वहीं मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोलह मई को नेवई थाना की पेट्रोलिंग को एक घायल अवस्था में एक व्यक्ति मिला हुआ था, जिसको हॉस्पिटलाइज किया गया। बाद में उसका जब बयान लिया गया तो उसने बताया कि मेरी पत्नी ने मुझे वहां पर बुलाया हुआ था और वहां उसकी स्कूटी की चाबी गुम गई है, ऐसा उसने बताया। तो चाबी खोज रहा था, इस बीच एक व्यक्ति ने उसको चाबी दिया और उसी ने उसको धारदार किसी चीज से गले पर वार कर दिया। उसके बाद से जब धरपकड़ शुरू की गई, पूछताछ की गई, तो ये मामला सामने में आया कि उसकी पत्नी ने एक उसके मुंहबोला भाई आजाद केवट को 50,000 रुपए में उसके मर्डर का प्लान किया हुआ था, जिस पर से जय कुमार मेहता को चाकू मार करके मैं मर्डर कर दूंगा, ऐसा उसने कहा हुआ था। और देव कुमार चौधरी और आजाद केवट ये मिल करके प्लान करके उसकी पत्नी के साथ निदा अंजुम के साथ इस घटना को पूरा कारित करना पाया गया, जिसमें आज चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको बिचौलिए, पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था, अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर MSP मिलती है। खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकास के क्षेत्र में गांव हमेशा से ही पीछे रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि सरकार भी हर जगह विकास करने नहीं पहुंच पाती, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की खास चुनौतियों का समाधान करके और प्रभावी उपाय लागू करके ग्रामीण समुदाय का उत्थान किया जा सकता है और इससे गरीबी और बेरोजगारी कम हो सकती है। और इसी को लेकर हर खबर की टीम अबूझ माड़ के गांव बोडला पहुंची और वहां जो देखा वो आपको हैरान कर देगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मई को हर खबर की टीम अबूझ माड़ के गांव बोडला पहुंची, जहां जाकर देखा गया कि अभी तक गांव बोडला में विकास नहीं हुआ था। हालांकि यहां पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। हमने बीजापुर से भैरमगढ़ का सफर तय किया, जो करीब 45 किलोमीटर था। इसके बाद जाना था इंद्रावती नदी के किनारे, जो कि भैरमगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और यहाँ भी सफर आसान नहीं था। जैसे जैसे हम इंद्रावती नदी के किनारे तक पहुंचे, इसके बाद इसे पार करने के लिए हमने वहां के युवकों से नदी पार करने के लिए मदद ली और हम नदी के उस पार पहुंच गए। फिर यहाँ से चालू होता है अबूझ माड़ का क्षेत्र, जहाँ से ग्राम बोडला की दूरी 12 से 15 किलोमीटर थी। पगडंडी रास्ते और चलाती धूप में हर खबर की टीम उस जगह पहुंची, जहां अब तक लोगों को ये पता नहीं था कि विकास क्या होता है। आजादी के 75वें साल के बाद भी इस गांव में विकास नहीं हुआ है। यहाँ न पक्की सड़कें हैं, न अस्पताल है और न ही स्कूल है। गांव बोडला में आज भी लोग अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं।
इसी को लेकर एसपी जितेंद्र यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो लगातार अबूझ माड़ के इलाकों में विकास के कार्य शुरू कर रहे हैं। देखिए, बोरगा नदी के उस पार में है और अभी तक कोई पुल बन नहीं पाया है। जो हमारा जो 2 पुल है, जिसमें बेदरे का एक पुल है और कुंडरी का पुल है, जिसमें लगातार निर्माण कार्य जारी है। और उसके अलावा भी माओवादियों के द्वारा उन पुल में लगातार दुर्घटना करते हुए लोगों को डराकर, जो लेबर जाते हैं उनको डराकर पर्चे बांधकर भगाया जा रहा है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ विकास हो, वहाँ पुल बने, वहाँ रोड बने, वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं आए, वहाँ लोगों को जो बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हो पाए। लेकिन पुलिस की प्रयास लगातार जारी है। हम सुरक्षा मुहैया कर वहाँ रोड भी बनाना चाहते हैं, पुल भी बनाना चाहते हैं और उसके आगे वहाँ रोड ले जाकर वहाँ जो बेसिक जो सुविधाएं हैं, एजुकेशन की, हेल्थ की, पानी की, बिजली की, वो हम मुहैया कराना चाहते हैं। लेकिन ये जो हमारा प्रयास है लगातार माओवादियों के द्वारा उसको विफल किया जा रहा है। लेकिन बीते कई दिनों में जिस प्रकार से नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं जिले में, वो उसमें ये हम लोग को निश्चित लग रहा है कि हम जल्द ही उधर भी विकास की गंगा को दौड़ा पाएंगे। और उसमें जो मासूम ग्रामीण हैं, जो कई बार उनके माओवादियों के भय से और माओवादियों की आईडी के चपेट में और कई प्रकार के तरह के उनके जो प्रपंच हैं उसमें आकर फंस जाते हैं, तो वो उनको हम रोक पाएंगे और उनको एक बेसिक जो उनका अधिकार है, मूलभूत सुविधाओं का जो अधिकार है, उसको मुहैया करा पाएंगे। वहीं इस क्षेत्र में विकास न हो पाने की वजह से लोग कितना परेशान हैं, ये उनसे बातचीत करने पर पता चला। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। वही गांव है जो बोडगा है, जहां पानी पीने के लिए भी जो तरसते हैं लोग। जिस प्रकार से अगर आप यहां देख रहे होंगे कि ये देखिए पानी जिस तरह से ये जो पाइप लगा के ये लोग पानी को पी रहे हैं, किस तरीके से ये जो परेशानी लोग झेल रहे हैं, क्या समस्या इन गाँवों का हो रहा है। बड़ी बड़ी विकास की जो बातें कर रहे हैं, क्या यही विकास है कि लोग जो जिस प्रकार से पानी के पहाड़ से निकाल रहे हैं उन पानी को पीने के लिए वो मजबूर है। क्या ये स्थिति यहाँ की बनी हुई है, आप देखते रहिएगा। जिस तरीके से ये जो समस्या आपको सामने निकल के आ रहे हैं, पूरी गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस गांव में समस्याएं भरी पड़ी है। जिस बोडगा में ग्राउंड जीरो में मौजूद हूँ, हर खबर से सलमान चंद्रगिरी। आज हम लोग बोडगा के गाँव में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है ये कि अगर यहाँ पे विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। विकास चारों तरफ से जीरो नजर आ रहा है, क्योंकि जहाँ विकास की बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं सरकार, जो मौजूदा सरकार है, इससे पहले की जो सरकार बनी हुई थी कांग्रेस की, वो भी बड़ी दावे की थी, जहाँ पे विकास की हर ग्राम पंचायत के अंदरूनी गांव तक का और बोला जाए तो राष्ट्र घर तक का विकास की बातें कर रही थी। लेकिन जहां तक देखा जाए तो जब हम धरातल में पहुंचे हैं, कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है। हम यहाँ के विकास की बात करते हैं तो पुलिया की बात करते हैं या रोड की बात करते हैं तो रोड यहाँ पे कहीं है ही नहीं। ग्रामवासी एक अपना साइकिल या फिर ट्रैक्टर जाने लायक अपने हाथों से जो अपने मुंह पारावाइज लोग मिलकर यहाँ पे रोड का निर्माण करके चला के चल रहे हैं। जहाँ पे हम अगर विकास की बात कर रहे हैं तो विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। और विकास के क्षेत्र अगर बिजली की बात करें तो कहीं बिजली नजर नहीं आ रहा है। जिस ओमलेट की यहाँ की व्यवस्था की गई है, ओमलेट जहाँ के वहीं खराब होते नजर आ रहे हैं। पानी लोग कुआं खोदकर पीने में मजबूर हो गए हैं। हमारे साथ कुछ भाई बने हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या सच में यहाँ पे विकास है या नहीं, उन्हीं से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक विनेश भाई खड़े यहाँ पे बने हुए हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या है विकास है या नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनेश कुमार। विनेश भाई ये बताइए, यहाँ विकास कितनी बनी हुई है? सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है विकास की, क्या सच में आपके बोडगा गांव में विकास की कार्य हुए हैं? यहाँ तो हमारे गांव में तो विकास की नहीं है। हमारे जो विकास के नाम में अभी आदिवासियों को मारना ऐसा हो रहा है। पहले तो हमारे जो 2024 में रमेश ओयम की हत्या किए गए हैं, उसके बाद राजे ओयम को उसको घायल किए गए हैं। अभी वर्तमान में 2 मासूम बच्चों को हत्या किया गया। ये तो विकास के नाम से हमारे गांव में पुलिस फोर्स आती है और हमारे जो गरमड़ियों को लगातार ऐसा हत्या या गोला बारूद या ऐसे नक्सली केसों से पकड़ कर ले यहाँ पे 2 मासूम बच्चों का जो एक बम बोला जाए उससे हुई है, तो उसमें कैसे देखते हैं आप? तो हम तो ये तो अच्छा नहीं है। अगर उसमें जैसे युद्ध होना चाहिए तो घरों में युद्ध ना करते हुए, माओवादी और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ होती है, जो युद्ध होती है, उसमें आम नागरिक या ग्रामीण कैसे मारे जा रहे हैं? उसमें अगर जो पुलिस लोग भी मारे जाने से उस आसपास के गांव वालों को अगर मारपीट करना या उनको पकड़ कर ले जाना, ऐसे तो तमाम चीज हमारे आदिवासियों के ऊपर ऐसा हो रहा है। अभी देखिए, अगर पुलिस लोग कुछ लोग घायल हो जाते तो, अगर मर भी जाते तो उस गांव वालों को
कुछ लोगों को गिरफ्तारी पकड़ना और उसी केस में जो है आप लोग भी शामिल थे, ऐसा करके जो हम जनता को, जो आदिवासियों को जो नक्सली केस में ऐसा हनो जगह में ऐसा किया जा रहा है। विकास की बात करते हैं, स्कूल आपके क्षेत्र में मौजूद है, क्या टीचर्स यहाँ पढ़ाने आते हैं? क्या स्कूल पक्के बिल्डिंग्स बने हुए हैं यहाँ? जो यहाँ हमारे जो पहले जो 2005 पहले जो यहाँ बिल्डिंग जो ऐसा जो स्कूल थे, सलवाजुड़ूम आने के बाद उस स्कूलों को जो गिराया गया है। अभी भी छोटे छोटे ऐसा स्कूल है, लेकिन उसमें टीचर लोग आते नहीं है। जैसे कि 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, ऐसे जो झंडा फहराने के लिए यहाँ जो आते हैं और फिर कुछ दिन के बाद जाते हैं। 1 साल में 2 बार आते हैं टीचर लोग। क्या स्कूलों के नाम पर भी फर्जी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है? यानी कि बच्चों की भविष्य सीधी अंधेरे में झोंका जा रहा है। जब बच्चे पढ़ के अगर कुछ बनने के योग्य, बनने लायक बच्चों को भी यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे फर्जी ही किया जा रहा है। यानी कि बैठे बैठे टीचर लोग अपना वेतन ले रहे हैं। और हम बात करते हैं यहाँ का, जैसे रोड पुल पुलिया की क्या व्यवस्था की गई है? सरकार ने कहा बड़ी दावे के साथ हम विकास लास्ट तक पहुंचा रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई हॉस्पिटल मौजूद है? यहाँ हमारे गांव में तो हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। ऐसे नीतमी दोबारा ऐसा जो दवाई लाया जाता है। 108 यानी एम्बुलेंस यहाँ आने के लिए कोई रोड का व्यवस्था है? यानी रोड है यहाँ आने के लिए गाँव में? हमारे गाँव में तो रोड नहीं है। हम जो इधर के जो विकास की जो बात कर रहे हैं कि हमारे जो इंद्रावती नदी में जो पुलिया बन रही है, लेकिन अब जो हमारे जो इस गांव में जो विकास के नाम से अनेक पुलिया, जैसे कि हमारे इंद्रावती नदी को जैसे जाल बिछाए टाइप का ऐसा पुलिया बनाएंगे, ऐसा जो दावा जो सरकार ने कर रही है। और जो पुलिया तो हमको एक ही पुलिया से पूरे गांव को विकास कर सकती है। तो यानी कि यहाँ पे अगर जब तबीयत खराब हो जाती है, किसी को इमरजेंसी हो जाती है, तो उस समय कैसे करके यहाँ से लोगों को हॉस्पिटल तक उपचार के लिए लेके जा? फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है, जहां के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बच्चों को रचनात्मक और सकारात्मक और नवाचारी पहल की है और बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग तक बच्चे खुशनुमा माहौल में खेल खेल में बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान सीखने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिफारिश को छत्तीसगढ़ के स्कूलों के माध्यम से बालक, पालक और शिक्षकों तक पहुंचाने का यह अनूठा तरीका है। और स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यह आयोजित इस समर कैंप का उद्देश्य बच्चों का मनोरंजन के साथ स्वास्थ्य वातावरण में उनकी छिपी हुई प्रतिभा को उभारना और उनमें आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। दुर्ग रेंज पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने दुर्ग रक्षित निरीक्षक केंद्र का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला समेत जिले के आला अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। और इस दौरान आईजी और एसपी ने दुर्ग रक्षित निरीक्षक केंद्र का निरीक्षण किया और इसी के साथ दुर्ग रक्षित केंद्र में विभाग के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर रखरखाव और कमियों की जानकारी ली गई। और आईजी
दरबार का आयोजन किया गया। मेरे द्वारा जिला दुर्ग का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत मैंने सबसे पहले रक्षित केंद्र दुर्ग में परेड का इंस्पेक्शन किया गया, मार्च पास्ट देखा गया और उसका ड्रिल करवाई गई है। इसके साथ ही व्हीकल्स जो हैं उनका परेड भी लिया गया है। उनकी जो व्हीकल्स में क्या क्या नियम के मुताबिक चीजें होनी चाहिए वो चेक की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त लाइन के अन्य इक्विपमेंट और आर्म्स एम्यूनिशन है उसका भी इंस्पेक्शन किया गया है। इसके बाद अभी दरबार लिया जाएगा, जिसमें कि हमारे कर्मचारी एमपी जाएगा। इस वार्षिक निरीक्षण का महत्व यह रहता है कि पुलिस लाइन और जिले के में जो भी पुलिस के कार्य चल रहे हैं, चाहे संसाधन हो और अपराध हो, उसके संबंध में एक कंसोलिडेटेड निरीक्षण किया जाता है और इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको जो रेंज स्तर पे सॉल्व हो सकती हैं उसकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है और जो पुलिस मुख्यालय और शासन स्तर की टीम को पुलिस मुख्यालय दिया जाता है। तो इस प्रकार पुलिस की कार्यप्रणाली से दुरुस्त रखने के लिए समय समय पर निरीक्षण की जो पुलिस रेगुलेशन में भी प्रोविजन है उसका पालन किया जाता है। निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कमी छोटी छोटी कमियां हर उसमें रहती हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर विभाग में और हर इंसान में रहती है, तो उसको बतौर सुधारात्मक तरीके से दिया जाता है और उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और साथ ही जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं उनको इनाम भी दिया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।